हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो बिहार विधान परिषद ने पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का पेपर लिया था 5 अप्रैल 2026 को, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किससे बढ़ेगी। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन होता है m बराबर 1 + d/f। यहाँ पे आप देखेंगे ये f फोकस है, तो बटे इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं m सीधा समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है 1/f के, यानी ये f जितना हम घटाएंगे m उतना ही बढ़ेगा। अगर m को 10 रखते हैं तो m 1/10 हो जाएगा सीधा समानुपाती, और यदि हम f को 1/10 रखते हैं तो m कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे f घटेगा वैसे वैसे m हमारा बढ़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला का बी। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई को किस रूप में लिखा जाता है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, ये होती है वाट या वाट्स। चूँकि यहाँ पे वाट्स नहीं दिया है तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। P बराबर क्या होता है, V × I। V का होता है वोल्ट और I का होता है एम्पियर। तो वोल्ट × एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के महीन कण नीले रंग को अन्य रंगों की तुलना में अधिक मजबूती से फैला देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, रेले प्रकीर्णन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन। फ्यूज तार शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु से बनाया जाता है, क्योंकि मिश्र धातु में होती है। इसमें से किस कारण के कारण शुद्ध धातु और मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो इसमें कंसेप्ट तो ये है कि फ्यूज का जो काम है वो अत्यधिक धारा बहने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ना होता है। तो यदि हम कम गलनांक होने से क्या होगा, ये जल्दी पिघल जाएगा और उच्च प्रतिरोधकता गर्मी पैदा करने में मदद करती है। तो हमारा आंसर होगा उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विभवांतर और धारा के बीच व्यक्त होता है, ये किस संबंध के नियम से व्यक्त होता है। तो इसका आंसर होगा ओम का नियम। ओम का नियम आपको पता है, V = क्या होता है, IR। इसके अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो विभवांतर और धारा के बीच का जो संबंध है ओम के नियम से व्यक्त होता है। नेक्स्ट है, लोहे के जस्तीकरण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा जस्ता, या जस्तीकरण बोला है तो जस्ता हो जाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन, और हिंदी में इसे जस्तीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लवण नहीं है। तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक क्षार है न कि लवण। जबकि सोडियम क्लोराइड क्या है, ये लवण है। अमोनियम क्लोराइड का है NH4Cl, और कॉपर सल्फेट CuSO4 ये भी लवण है। नेक्स्ट है, मिट्टी की अम्लता जांचने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन है इसमें से। तो इसका आंसर होगा सी, सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर। मिट्टी का pH मान सटीक रूप से मापने के लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। यह सबसे अच्छा है क्योंकि यह अम्लता या क्षारीयता की पूरी रेंज दिखाता है। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें हीट यानी ऊष्मा बाहर आता है। तो श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा यानी कि जो ATP के रूप में होती है वो मुक्त होती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम। सक्रियता श्रेणी जो कि रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा यदि, उसमें सोडियम बहुत ऊपर आता है। यह हवा और पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, बाकी चांदी, लोहा और तांबा समय लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा ऊतक मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। तो इसे हम बोलते हैं कंडराई, इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में टेंडन दे देता है। तो टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट, इसे स्नायु बोलते हैं, लिगामेंट ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये बोन टू बोन है और ये बोन टू मसल है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है फूल का कौन सा भाग फल में विकसित होता है, तो इसका आंसर होगा अंडाशय, जिसे इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय ही फल बन जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है, तो आंसर होगा अंडाशय। अगर पूछता है यहाँ पे फल में ना होके बीज में बदल जाता है तो उसका आंसर होता है बीजांड। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। पौधे CO2 और पानी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और जो बाई प्रोडक्ट होता है उसके रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर होगा घेगा रोग, जिसे हम गोइटर रोग भी बोलते हैं, GOITRE। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे हम घेगा बोलते हैं। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक है, तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकते हैं। ये इतना क्वेश्चन था साइंस का। अब ये मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट टाइप करना मुश्किल होता है तो मैंने SQRT लिख दिया है। आपके समझने के लिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कि 2/√5 इंटू 3/5 इंटू 4/5 √5 इंटू 5/25। तो यहाँ पे जो इंटू में लिखा है ये इंटू नहीं है, एक्चुअल में क्या है, हमें निकालना है लुप्त पद, यानी कि ये कॉमा होगा और हमें यहाँ अगला पद क्या होगा हमें ये बताना है। तो अब ध्यान से देखिए, ये 2 से 3 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, ये 4 से 5, तो ये 5 से क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब बटे में क्या आएगा देखते हैं। इस √5 में √5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 हो गया, फिर 5 में √5 से मल्टीप्लाई किए तो 5√5 हो गया, और 5 √5 में मल्टीप्लाई किए तो 25 हो गया, और 25 में 5 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25√5 हो जाएगा। तो 6/25√5 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद हमें निकालना है। देखिए n, ये 5 2 7 हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। 7 के बाद ये आया है 14, 14 5 19, इसमें 5 हुआ है, ये 2 हुआ है, यानी कि ये वाला 3 होगा और ये वाला 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से 7 हुआ है तो 7 3 10 होना चाहिए, यानी इसके बीच में क्या होगा 10, तभी 10 जाके 10 4 14 होगा, 14 5 19 होगा। ठीक है, यानी बीच में हमें मिल गया 10, तो ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये या तो ये। अब n का देखिए, n k डैश है, e और b है। n को लिखेंगे 14, k का होता है 11 डैश, e का 5, b का 2, तो घट रहा है, कितना घट रहा है -3। अगर हम इसमें -3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और इसमें -3 घटाएंगे तो 5 ऑलरेडी है, और 5 में से 2 जाएगा -3, तो हमारा यह 8 आएगा। 8 किसका होता है, ये होता है h का, तो हमारा क्या होगा h और 10, तो h 10 इसमें है, ये कैंसिल कर देते हैं। अब इसका देखना है कि q होगा कि r। अब देखिए v t डैश p और n है। v होता है 22, t 20, p 16, n 14, तो ये हो गया। इसमें 2 घट रहा है, इसमें भी 2 घट रहा है, यानी कि इन दोनों में भी 2 2 घटेगा, तो ये हो जाएगा 18। 18 किसका होता है, r का होता है, तो h 10 r हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 11.1/9, 12.1/2, 14.2/7 और 16.2/3 में हमें नेक्स्ट पद क्या होगा बताना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 11 1 12, 12 2 14, 14 2 16, तो यहाँ पे जो अंतर आया है, एक का इसमें 1 का आया है, इसमें 2 का, इसमें 2 का, यानी कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, यानी ये पैटर्न नहीं है। दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूर्णांक को जो मिश्र भिन्न है इसको भिन्न में बदल लेते हैं, तो 11 9 99 1, 100/9 हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे 12 दूनी 24 1, 25/2, 25/2 को क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/8, तो यहाँ लिख देते हैं 100/8। उसके बाद देखिए ये 14 7 98, 98 2 100, 100/7, और ये 16 3 48, 48 2 50, 50/3 है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/6, तो इसको लिख देते हैं 100/6। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ऊपर 100 का 100 रहेगा और नीचे क्या घट के हो जाएगा 5, क्योंकि 9 8 7 6 5, 100 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20, तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2a11 4d13 12g17, नेक्स्ट पद बताना है क्या होगा। देखिए 2 4 12 है,
इसके बाद क्या आना चाहिए, 2 दूनी के 4, 4 तियाई 12, इसमें 2 से गुणा हो, इसमें 3 से, तो इसमें क्या होना चाहिए, 4 से गुणा होना चाहिए। तो बरचौक क्या होगा, 48 होगा। यानी पहला पद तो हमें मिल गया कि 48 होगा। अब दूसरा और तीसरा निकालना है। देखिए ए डी जी है, ए डी जी, ए होता है 1, D4 G7, तो नेक्स्ट क्या होगा, 1 3 4, 4 3 7, तो 7 3 10 होना चाहिए। 10 किसका होता है, J10 का होता है, यानी कि 48 J मिल गया। अब इसको देखिए 11 2 13, 13 4 17, यानी 11 13 17। नेक्स्ट वाले में देखते हैं 11 2 13, 13 4 17, तो इसमें क्या होना चाहिए, या तो 8 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। देखिए इसमें क्या हुआ है ना, 2 से गुणा हुआ है, तो हमने 2 से गुणा करके 8 सोच लिया है, और यदि इसमें 2 जोड़ा है तो यहाँ पे 6 होगा, तो 17 6 23 होगा, या फिर 17 8 25 होगा, या तो 25 होगा या तो 23 होगा। तो चूँकि ऑप्शन में 25 है नहीं, 23 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 23, तो 48 J 23 हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ACDGHI। अच्छा देखिए एक लेटर है, इसमें 2 लेटर है, इसमें 3 लेटर है, तो इसमें कितना लेटर होना चाहिए, 4 लेटर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कितना है 5 है, 3 2 5 है। तो देखिए A1 है, C3 D4 G7 H8 I9, ये खाली ब्लैंक है, U21 V22 W23 X24 Y25। तो देखिए इसमें कितने का गैप है, 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, तो इसमें कितने का गैप होना चाहिए, 4 का गैप होना चाहिए, यानी कि 9 4 13 होना चाहिए। 13 किसका होता है, M का होता है। और उसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस है 22 23 24, तो 7 8 9, तो MNOP, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का C। नेक्स्ट देखते हैं R18 होता है, U21 X24 A1 D4, नेक्स्ट बताना है। इसमें 3 जुटा है, इसमें भी 3 जुटा है, 24 3 27, तो 27 को लिख सकते हैं 26 + 1, तो ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसमें भी 3 जुटा है, तो एक में भी 3 जुटा है, तो 4 हुआ है, 4 में 3 जुड़ेगा 7, 7 होता है G7 का, तो ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है देखिए A1 है, B2 है, D पहला लेटर मैं ले रहा हूँ, D4 है और K11 है, तो इसमें कितना का गुणा हुआ है, 2 1 जुटा है, इसमें जो 2 जुटा है, इसमें 3 जुटा होगा और इसमें 4 जुटा होगा, तो ये कितना हो गया 7, 4 3 7, 7 4 11, तो 7 7 किसका होता है, G का होता है, तो G हमारा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों ख़त्म। देखिए लास्ट वाला लेटर चाहे तो हम मिला सकते हैं, या फिर लास्ट वाला तो सेम है, बीच वाला ही हमें देखना है। तो Y होता है 25, Y25 V22 R18 डैश G7, इसमें 3 घटा है, इसमें भी 3 घटा है, इसमें भी 3 घटना चाहिए, तो ये 15 होगा। और सॉरी यहाँ पे 22 में से 18 जाएगा, 4 बचेगा, तो ये 4 घटा है, तो इसमें कितना घटना चाहिए, 5 घटना चाहिए, 3 4 5, तो 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 होगा। 13 किसका होता है, M का होता है, तो M हमारा इसमें है, तो ऑप्शन हो गया B। नेक्स्ट है A1 I9 B2 J10 C3 K11 डैश डैश, हमें निकालना है इसका मान। 1 1 2 2 1 3, तो 3 1 कितना होना चाहिए, 4 4 किसका होता है, D का होता है। उसके बाद 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12 होगा, 12 किसका होता है, L का होता है, तो DL हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है Y25 B2 T20 G7 O15, इसमें कितने का अंतर है, 25 1 26, यानी 3 बढ़ा है, इसमें कितना, यानी कि आप ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ है, 25 2 27, 20 7 27, तो 15 12 कितना होना चाहिए, 27, 12 किसका होता है, L का होता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा L। इसमें 2 2 का पेयर लेके सीक्वेंस बनाया है। नेक्स्ट है हम इसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि Y25 लिखा है, B2 T20 G7 O15, हमें नेक्स्ट निकालना है, तो 20 में से 5 गया है, 25 में से 5 गया 20, 20 में से 5 गया 15, यानी -5 हुआ है। और इसमें देखिए 2 में +5 जुटा है, तो 7 में +5 जुटेगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा 12 हो जाएगा। और इसमें 5 घटा देते, अगर नेक्स्ट भी टर्म पूछ देता हमसे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 होगा, यानी कि LG होता है। एल हमें पूछा है तो हमने बता दिया। 2 6 18 54 में 8वां पद क्या होगा, तो ये किसका सवाल है, ये AP का सवाल है, समांतर श्रेणी का सवाल है। तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद निकालना होता है। प्रथम पद क्या है, 2 है,
उसके बाद देखिए 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 54। तो ये AP का नहीं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है। यानी कि हमने क्या किया है, R क्या होता है, कॉमन रेशियो यानी सार्वनुपात। 6 में 2 से भाग देंगे, फिर 18 में 6 से भाग देंगे, फिर 54 में 18 से भाग देंगे, सबका मान 3 के बराबर होता है। यानी R का मान हमें मिल गया 3। प्रथम पद मिल गया हमें 2। हमें निकालना क्या है, 8वां पद। तो 8वां पद TN बराबर क्या होता है, A इंटू R का पावर n-1। तो हमें निकालना है T8। तो A का मान है हमें 2 मिला है, R दिया है 3 निकाला है हमने, और n यहाँ पे 8-1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 का पावर 7। अब इसको हमें गुणा करना होगा। तो आप इसका कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, मैंने सीधा यहाँ पे यूज करके आंसर लिख दे रहा हूँ इसका। तो 4374 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉपुलर को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए पहले पॉपुलर को लिखते हैं P16 O15 P16 O P16 के बाद U है तो U21 L12 A1 R18। इसको लिखते हैं Q होता है 17 P16 Q17 V22 M13 B2 S19। इसमें +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1 हुआ है, इसमें भी +1, इसमें भी +1 सब में हुआ है। यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो G होता है 7, B होता है, सीधा हम G का लिख देते हैं, G के बाद आता है H, B के बाद C, M N O P Q, V के बाद U T U V W और T के बाद U, यानी H C O Q W U, H C O Q W U। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको बेकॉन लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो E का इसको लिखते हैं पहले E5 H8 F6 N14 R18 Q17। तो B का इसको लिखेंगे अब, B का 2, E का 5, C का 3, K का 11, O का 15, N का 14। इसमें -3, इसमें भी -3, इसमें भी -3, सब में -3 हुआ है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सब में -3 कर देंगे। तो Q कितना होता है 17 D4 F6 W23 X24 U21 L12 एंड Q17। -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये 1, ये 3, ये 20, ये 21, ये 18, ये 9 और ये 14। 14 किसका होता है, N का A1 C3 T20 U21 18 R होता है, I9 होता है और N14 होता है, यानी कि नैक्टूरिन। तो नैक्टूरिन किसका है, ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BMVNK को GRA लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में CRA को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 लेटर छूट गया है, ये एक्चुअल में GRASP है, ग्रास्प है, और यहाँ पे CRA नहीं CRANE है। अब लिखते हैं इसको, ये B2 M13 V22 N14 K11, ग्रास पर क्या होगा G7 R18 A1 S19 P16। इसमें 5 ऐड हुआ है, इसमें भी 5 ऐड हुआ है, 22 4 26 26 1 27। इसमें भी 5 ऐड हुआ है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, सब में +5 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रेन का भी वही हाल करेंगे, C3 R18 A1 N14 E5। 3 5 8 18 5 23 5 1 6 14 5 19 5 5 10। H बराबर 8 होता है, ये W 23 होता है, F6 S 19 J 10। तो HW FSJ ऑप्शन होगा 28 का B। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ब्लीच लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए LBAECHC। तो इसमें वही अल्फ़ाबेट हैं जो इसमें है, इसलिए मैं इसको 1 2 3 के क्रम में नहीं लिखूंगा, बल्कि इसको सजा के लिखेंगे। तो ये BLEACH। तो H यहाँ पे ऐसे क्रॉस हो गया है, E और A ऐसे क्रॉस हुआ है, और ये दोनों ऐसे क्रॉस हुआ है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, NBOLJKMH को लिखेंगे। तो इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये BN हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो LO हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो K और J हो जाएगा, और इसको करेंगे तो H और M हो जाएगा। BNLO
KJHM, BNLO KJHM, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 29 का C। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ओमिजन लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। Q का कितना होता है 17, K11, Q17, U21, G7, Q17, L12, O को लिखेंगे 15, M13, I9, S19, I9, O15, N14। तो सब में इसमें -2 घटा है, इसमें 2 बढ़ा है, -2 घटा है, 2 बढ़ा है, -2 घटा है, +2 बढ़ा है, -2 घटा है, +2 बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं अब R18, Y25, V22, I9, W23, Z26, B2। तो -2 घटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 25 2 27, तो ये 1 हो जाएगा। 22 में 2 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 9 में 2 11, 23 में 2 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 यानी कि 26 हो जाएगा। तो 6 किसका होता है, देखिए सीधा आप देखिए 26 जेड का होता है, जेड इन तीनों में से लास्ट में किसी का नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये P16, A1, T20, K11, U21, BZ, आंसर ए। नेक्स्ट है प्रश्न 31 से 35 के लिए ये निर्देश है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न की संख्या समूह को तालिका में दिए गए वर्ण कोड के अनुसार कोड करना है। ठीक है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 9 का होगा J, 0 का होगा P, 1 का L, 2 का D, F का 7 और 3 का M। तो JPL DFM हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 1 होगा L, 7 दिया है F, M 3, 8 का हमें होगा E, इसका होगा B और 6 का दिया है K। तो LFM EBK ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 790853, 7 दिया है F, 9 होगा J, 0 होगा P, 8 होगा E, 5 दिया है किसका, 5 है X का और 3 होगा M का। तो FJPEXM ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 4 है B का, M, 0 होगा P, 6 होगा K, 7 होगा F, 5 होगा X, BMPKFX ऑप्शन हो जाएगा B। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीक्वेंस का। 8 होगा E, 6 होगा K, D होगा 2, 9 होगा J, B होगा 4 और 1 होगा L, EKD JBL ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 8 बॉक्स हैं MNOPQRST को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। M और T के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। M को या तो सबसे ऊपर या सबसे निचले स्थान पर रखा गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 बॉक्स बना देते हैं, 3 4 5 6 7 और 8। M को या तो सबसे ऊपर या सबसे निचले स्थान पर रखा गया, तो यानी हमें और एक दो संभावनाएं है यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8। या तो M को ऊपर रखा गया है या तो M को सबसे नीचे रखा गया। मैंने दोनों जगह रख लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। बॉक्स O को बॉक्स N के ठीक ऊपर रखा गया है। बॉक्स S को बॉक्स T के ठीक नीचे रखा गया है और R और S के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। M और R के बीच 2 से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए हैं। तो देखिए एक वाला ये जो कंडीशन छूटा है, M और T के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं, M और T। तो या तो T यहाँ पे होगा, 1 2 3 के बीच बॉक्स आ जाएगा, या फिर 1 2 3 यहाँ पे रख के T यहाँ पे होगा। उसके बाद बॉक्स, अब T से रिलेटेड कोई देखते हैं इसमें सेंटेंस क्या है। तो बॉक्स S को बॉक्स T के ठीक नीचे रखा गया है। तो S को बॉक्स T के ठीक नीचे रखा गया है, यानी कि यहाँ पे रखा जाएगा। R और S के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं, R और S के बीच। यदि हम R यहाँ पे रखते हैं
तो इसके बीच तो एक ही बॉक्स आ रहा है, यानी कि ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि R यहाँ पे होना चाहिए, तभी इनके बीच दो बॉक्स आएगा। उसी तरह R यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे R होना चाहिए इस वाले के लिए। उसके बाद है M और R के बीच दो से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए हैं। M और R के बीच दो से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए हैं और इसमें M और R के बीच दो से अधिक बॉक्स रख दिया गया है, यानी ये वाला केस ख़त्म हो गया है। O और P के मध्य 3 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। O और P के मध्य देखिए, O और P, तो यहाँ पे हमें P से संबंधित कोई वर्ड ढूंढना होगा। यहाँ पे देखिए बॉक्स O को बॉक्स N के ठीक ऊपर रखा गया है, तो N के ठीक ऊपर कहाँ रखा जा सकता है? यहाँ पे अगर हम N रखते हैं तो यहाँ पे O आएगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या है? O और P के मध्य 3 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, तो O यदि हम यहाँ पे रखते हैं और P यहाँ पे, तो 3 नहीं 2 ही बॉक्स होगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, P को यहाँ पे रख देंगे और जो जगह ये बचा है इसको रख देंगे Q, यानी कि हमारा सही सीक्वेंस क्या हो गया? M P R Q T S O N। अब इससे इसी के हिसाब से हम सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है? नीचे से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 S है, तो हमारा आंसर 36 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सीक्वेंस लिख लीजिए, क्या था? M P R Q T और S O N था, ठीक है। निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। ये चारों ऑप्शन में एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए वे एक समूह बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये Q है, ना कि 9 है, सॉरी Q है। तो M और Q के बीच क्या है? दो बॉक्स है। P और T के बीच क्या है? इसके बीच भी 2 बॉक्स है। R और S के बीच, R और S के बीच भी 2 बॉक्स है Q T। और N और Q के बीच क्या है? तो N यहाँ पे है, Q यहाँ पे, इनके बीच 3 बॉक्स है, यानी कि यही संबंधित नहीं है इस समूह से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? D हो जाएगा। नेक्स्ट है, P और S के बीच रखे गए बॉक्सों की संख्या। पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, हमारा क्या था? M P R Q T S O N। P और S के बीच, P और S के बीच कितने बॉक्स रखे गए? 3। तो R के बीच रखे गए बॉक्सों की संख्या किसके बराबर होगी? तो R अगर यहाँ पे हम ये लेते हैं तो इसके बीच हमें कितना बॉक्स चाहिए? 1 2 3 बॉक्स चाहिए, यानी R O होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 का? D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, O और Q के मध्य कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो वही जो हमारा सीक्वेंस था, M P R Q T S O N। तो O और Q, O यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा A। उसी तरह बॉक्स O के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या किस बॉक्स के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या के समान है? हमारा बॉक्स की संख्या M P R Q T S O N। O के ऊपर रखे गए बॉक्स, तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स की संख्या के समान है। नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या के समान है, हमें ये बताना है। तो अब देखिए R को यहाँ पर अगर हम लेते हैं, सॉरी P को यहाँ पे O रखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल बॉक्स है। यदि हम P को यहाँ से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 का C हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं? तो इस तरीके का प्रश्न जब भी आए तो 7 + 26 -1 -1 क्यों करते हैं? क्योंकि रोहन 2 बार, जैसे ऊपर से 7th है और नीचे से 26वां है, तो रोहन तो 2 बार काउंट हो गया ना, इसलिए एक बार हम घटा देंगे। तो 26 और 33 में से एक गया 32, तो ऑप्शन 41 का क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट है, भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो 42 बच्चों की कक्षा में 26वें स्थान पर है। तो भारती का अंत से स्थान क्या होगा? देखिए दिव्या का स्थान है जो कितना है? 26वां स्थान है, यानी दिव्या का जो स्थान है वो 26 है। भारती 8 स्थान आगे है, तो भारती का स्थान कितना होगा? 26 - 8 = 18 होगा, ठीक है। दिव्या से 8 स्थान आगे है, ठीक है। ये समझने के लिए आप समझिए कि यहाँ पे भारती है, अगर दिव्या कहीं यहाँ पे होगी तो इनके बीच का 8 स्थान होगा। तो दिव्या का अगर 26 है तो ये कितना होगा? 18 होगा,
क्योंकि ये 8 स्थान आगे है। आगे का मतलब ये नहीं कि 26 8 34 कर देना है, ये तो पीछे हो जाएगा ना, रैंक की हम बात कर रहे हैं। तो आगे का मतलब तो ये होगा, ये इसके डी के दिव्या के आगे है, तो मैंने ये 18 लिख दिया। अब हमें पूछ रहा है कि भारती का अंत से स्थान क्या होगा। तो अंत से स्थान निकालने के लिए क्या करते हैं कि कुल स्थान माइनस शुरू से स्थान जो उसका है, इसमें क्या करते हैं +1 जोड़ देते हैं। तो 42 - 18 कितना होगा, ये होगा 24 + 1 यानी कि 25वां स्थान होगा भारती का। तो ऑप्शन हो जाएगा 42 का सी। नेक्स्ट है, यदि एल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ गुणा और पी का अर्थ भाग है तो हमें इसका मान निकालना है। देखिए 14 एन है गुणे 10, एल + 42, पी है भागा 2, एम का अर्थ है -8। तो ये 21 दूनी 42, 14 दहा में 140 + 21 - 8, तो 140 + 13 यानी कि 153 हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि 20 - 10 का मान 200 है, 8/4 का मान 12 है और 6 × 2 का मान 4 है तो हमें इसका मान बताना है। तो देखिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये माइनस, भागा और गुणा कर क्या रहा है यहाँ पे। तो अब ध्यान देंगे तो 20 - 10 = 200, इसका मतलब है कि माइनस जो है ये गुणे की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अब देखिए 8/4 = 12 दिया है, इसका मतलब भागा जो है ये प्लस की तरह काम कर रहा है। 8 + 4 = 12 होता है। उसी तरह 6 × 2 बराबर दिया है 4, इसका मतलब गुणा जो है वो काम कर रहा है माइनस की तरह। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब में इसका सिंबल जो है ये वाला और ये वाला बदल देंगे। तो देखिए 100 - 10, माइनस का मतलब क्या है, गुणा है तो 10 लिख देंगे। गुणा का मतलब क्या है, माइनस है यहाँ पे तो 1000। भागा का मतलब क्या है, प्लस है तो +1000। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का कुछ नहीं दिया है तो हम प्लस ही रखेंगे इसको। और गुणे का मतलब दिया है हमें माइनस, तो +100 - 10। अब देखिए ये हो जाएगा 1000 और ये 1000, तो दोनों कैंसिल हो गया। फिर 1000 + 100 ये 1100, 1100 में 10 घटाएंगे तो 1090, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, यदि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है। तो देखिए ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, तो ये हमें समीकरण मिल गया। अब पूछ रहा है कि ए बड़ा है डी से, तो ए बड़ा है डी से बिल्कुल सही है। ए बड़ा है सी से, ये भी सही है। डी बड़ा है ए से, डी बड़ा है से गलत, डी तो छोटा है ना ए से, तो ये ऑप्शन यही हो जाएगा क्योंकि हमें गलत का पूछ रहा था। बी बड़ा है डी से तो ऑब्वियसली बी बड़ा है डी से, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनपद शब्द का मूल तात्पर्य क्या था। तो इसका आंसर क्या होगा, जन का अर्थ होता है लोग या कबीला और पद का अर्थ होता है पैर, यानी कि जहाँ किसी कबीले ने अपने पैर जमाए या बसना शुरू किए उसे ही जनपद कहा गया। तो यह कबीलाई संरचना से क्षेत्रीय राज्य बनने की पहली अवस्था थी। तो आंसर इसका होगा जनजाति द्वारा अधिवासित क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी चंपा। प्राचीन बिहार में जो 3 प्रमुख महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी। अंग की राजधानी थी चंपा, जो वर्तमान भागलपुर के पास है। ये व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है, महासामंत शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को ही इलाहाबाद अभिलेख कहते हैं। इसमें उन शासकों का वर्णन है जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार की थी। सामंतवादी व्यवस्था की जड़ें यहीं से स्पष्ट होने लगी थी। नेक्स्ट है, मुगल राजस्व व्यवस्था में नस्क का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है अनुमानित लगान निर्धारण। यह लगान निर्धारण की एक विधि थी जिसमें पिछले फसलों के रिकॉर्ड के आधार पर एक मोटा अनुमान लगाकर लगान तय कर दिया जाता था, न कि हर बार वास्तविक पैमाइश की जाती थी, एक बार फिक्स कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा पाकिस्तान को अलग करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच यह रेखा खींची गई थी। वर्तमान में यह सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद का विषय भी रहती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में नेपाल का एकीकरण किसने किया था।
तो इसका आंसर होगा पृथ्वी नारायण शाह। इन्हें ही आधुनिक नेपाल का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने गोरखा साम्राज्य का विस्तार कर छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक सूत्र में इसे एक नेपाल का नाम दिया था। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक रंग। इस कला में रंगों को हल्दी, फूलों के रस, नील और पीसे हुए चावल के घोल से तैयार किया जाता है। यह मिथिलांचल की सांस्कृतिक पहचान है। नेक्स्ट है, भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो भाबर क्षेत्र में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। हिमालय के जो शिवालिक है वो गिरिपाद के साथ लगा हुआ क्षेत्र जो है उसी को हम भाबर कहते हैं, जहाँ नदियाँ पर्वतों से उतरते समय बड़े पत्थर जमा करती हैं। यहाँ नदियाँ अक्सर भूमिगत हो जाती हैं, नदियाँ दिखाई नहीं पड़ती। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी फसल सर्वाधिक जल गहन है। जल गहन का मतलब जिसमें ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो धान की खेती के लिए खेत में पानी पड़ा रहना आवश्यक होता है, इसलिए प्रति किलो अनाज उत्पादन में इसमें सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है धान के लिए। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश करता है। कौन करता है। तो इसका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, इसको इंग्लिश में CACP बोलते हैं। ये CACP लागत का विश्लेषण कर सिफारिश करता है, जिससे अंततः भारत सरकार की आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वही अनुमोदित करती है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से उत्पन्न हुआ था। तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद। 1973 में यह हुआ था। 1973 के इस ऐतिहासिक फैसले ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल आत्मा या मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्यकाल है, 0 आवर किसे बोलते हैं। तो ये संसदीय परंपरा में आता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम शून्यकाल कहते हैं, यानी दोपहर 12 बजे वाले समय को शून्यकाल कहते हैं। यह भारतीय संसदीय प्रणाली की एक अनूठी खोज है। ये बाहर किसी संसद में नहीं पाया जाता, ये भारत ने ही इसका आविष्कार किया है, जहाँ सदस्य बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका आंसर होगा बम्बई में पारित हुआ था। कब हुआ था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान से भी जाना जाता है, कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ। तो इसका आंसर होगा 1912 में। कब, एग्जैक्ट डेट है 22 मार्च 1912 को बिहार, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके नया प्रांत बनाया गया और इसी याद में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि उस समय 22 मार्च 1912 को बिहार में उड़ीसा भी था और झारखंड भी था। उसके बाद उड़ीसा 1936 में अलग होता है और झारखंड 2000 में, नवंबर 2000 में अलग होता है। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के स्वशासन की मांग के लिए इसे शुरू किया था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280। राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का सूत्र तय करता है। तो ये अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में ही द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से हैं। तो याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं, बिहार और यूपी 2 जुड़वा राज्य आपस में सटे हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी दोनों आपस में सटे हुए हैं। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी आपस में सटे हुए हैं। तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब, 1793 में। कहाँ पे। तो बंगाल में इसे लागू किया गया था, जहाँ जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और लगान की राशि अस्थायी कर दी गई। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। 1882 में उनके प्रस्तावों ने भारत में नगर पालिका और जिला बोर्ड की नींव रखी, जो आगे चलकर पंचायती राज का आधार भी बना। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य गंगा मैदान में धान की सबसे प्रारंभिक खेती है, साक्ष्य किस स्थान से मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा लहुरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित लहुरा देव में लगभग 9000 से 8000
ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिलते हैं जो भारत उपमहाद्वीप में सबसे पुराने हैं। इसके पहले, ये तो वर्तमान में खोजा गया है, इसके पहले कौन सा था? कोल्डिहवा था। नेक्स्ट है, आहत सिक्के सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं? ये आहत सिक्कों को हम पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। तो ये है जनपद महाजनपद काल में इनका प्रचलन चला था। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जिन पर ठप्पा मार का निशान बनाए जाते थे। ये मुख्य रूप से चांदी और तांबे के होते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा राजस्व आवंटन। इसको किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था में अधिकारियों को नगद वेतन के बजाय जमीन, यानी कि जिसे हम एकता बोलते हैं, इसे जमीन इसका अर्थ होता है, दी जाती थी, जिससे वे राजस्व वसूल करके और अपना और सेना का खर्च चलाते थे। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण यानी कि दीवाने रियासत किस सुल्तान ने लागू किया था? तो ये तो पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। वस्तुओं की कीमत कम रखने के लिए उसने ऐसा किया था, दीवाने रियासत विभाग बनाया ताकि उसकी बड़ी सेना कम वेतन में भी गुजारा कर सके। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद में मुख्य विरोध किसका था? तो इसका आंसर होगा यूरोपीय निवासी का। यह बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता था, जिसका अंग्रेजों ने नस्लीय आधार पर कड़ा विरोध किया गया। उनका कहना था कि अंग्रेजों का जो सुनवाई होगा वो सिर्फ अंग्रेज जज ही करेंगे, न कि कोई भारतीय जज करेगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान अधिकारों से जुड़ा आंदोलन था। तो कौन सा था? तो उसका आंसर होगा किसान सभा आंदोलन। उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गंडमक संधि 1879 ब्रिटिश भारत और किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान यह संधि हुई थी, जिससे अफगानिस्तान के विदेश मामले अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो ये गंगा का है, सभी को पता होगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग ये 26% हिस्सा जो है गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। बिहार का तो पूरा हिस्सा ही गंगा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर होगा सर्विस सेक्टर का। लगभग कितना है? 54 से 55% सेवा क्षेत्र से ही हमारे जीडीपी में पैसा आता है। नेक्स्ट है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। तो किस में निहित है? तो संघ में। अनुच्छेद 248 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि वे विषय जो राज्य, केंद्र या समवर्ती सूची में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। उन तीनों में जो भी विषय दिए गए हैं, अगर उनके इतर कोई विषय आता है जिस पे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो उस पर संघ यानी कि संसद उस पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है और यदि यह अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? तो इसका आंसर होगा बी, 10वीं अनुसूची में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था ताकि राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके, दल बदल को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, 2025 में यूरोपीय संघ द्वारा लागू एआई अधिनियम प्रणालियों को किस आधार पर वर्गीकृत करता है? इसका आंसर होगा मौलिक अधिकारों पर जोखिम। यह अधिनियम एआई प्रणालियों को उनके द्वारा समाज को होने वाले जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट है, 2025 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल परीक्षण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, तो इसका आंसर होगा बी, मैक 6 की सतत हाइपरसोनिक उड़ान संभव बनाता है। यह भारत की मिसाइल तकनीक को भविष्य में ध्वनि की गति से 6 गुना तेज हमला करने के लिए क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच 2025 का प्रमुख फोकस क्या था? तो इसका आंसर होगा नैतिक एआई आधारित उत्पादकता। इसमें चर्चा की गई कि कैसे एआई का उपयोग नैतिकता के साथ उत्पादकता बढ़ाने में किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ब्राज़ील की ब्रिक्स अध्यक्षता जो कि 2025 में हुआ था का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इसका प्रमुख लक्ष्य था ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण हेतु जलवायु वित्त। विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने हेतु धन की व्यवस्था करना इसका मुख्य एजेंडा था। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा
जैनिक सिनर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2025 में भारत ने सेमीकंडक्टर सहयोग समझौता किस देश के साथ किया था? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया था ये समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी और अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। उस समय बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही राजगृह की जो सप्तकर्णी गुफा है उसी में ये संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार मुख्यतः किन भूकंपीय क्षेत्रों में आता है? तो जो बिहार का उत्तरी हिस्सा है हिमालय के पास वाला वो जोन 5 में आता है और जो अत्यधिक जोखिम वाला है, जबकि मध्य हिस्सा जो है वो जोन 4 में आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायतों को धन हस्तांतरण की सिफारिश कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत गठित राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है और क्रमशः 20% और 10% की दो क्रमागत छूट देता है। उस शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सीपी अगर मान लेते हैं हम क्या है 100 रुपये है तो हमारा लागत अंकित मूल्य क्या होगा 140 रुपये होगा, 40% अधिक रखा हुआ है। अब क्या हुआ है कि इसमें 20% और 10% की क्रमिक छूट रखी गई है, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा SP 140 पे 20% का छूट दिया यानी कि 80 में बेचा 80% में, और फिर 10% का छूट दिया यानी कि 90/100। 2 1 3 0 1 2 3 0 ख़त्म। अब इससे क्या करते हैं 9 8 है 72, 72 में 14 से गुणा, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 7 98 2 100। तो 1008/10 यानी कि 100.8। क्रय मूल्य था 100 रुपये और विक्रय मूल्य 100 रुपये 0.8 पैसे। तो हमारा लाभ कितना हुआ 0.8% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 50 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। इसका आपको डिफरेंस का जो फॉर्मूला है याद रखना है कि डी बराबर होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी हमें अंतर, डी का मतलब डिफरेंस, अंतर दिया है 50, P हमें निकालना है मूलधन, R दिया है 10%, 100 और स्क्वायर। 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 50 P × 1/100, तो P बराबर हो जाएगा 5000 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि आय 20% और व्यय 10% बढ़े तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। देखिए इनकम बराबर क्या होगा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और बचत। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को हम बचत बोलते हैं, तो E + S मैंने लिख दिया। आय मतलब इनकम यानी कि आय होता है। देखिए शुरू में 100 रुपये था तो ये 75 रुपये खर्च करता था तो 25 रुपये बचाता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह आय जब 20% बढ़ जाए और व्यय 10% बढ़े तो बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिए आय को हमने 20% बढ़ा दिया यानी कि ये हो गया 120, व्यय को 10% बढ़ा दिया यानी कि 75 का यदि आप 10% निकालेंगे तो ये होगा 7.5, और 7.5 को 75 में जोड़ेंगे तो ये होगा 82.5, तो ये होगा 82.5 प्लस हमें इसमें कितना चेंज होगा, मान लेते हैं 25 × x चेंज हुआ। ठीक है, हमें नहीं पता है कितना होगा, x होगा। तो 120 में से 82.5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो देखिए 10 में से 5 गया 0.5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 11 में से 8 गया तो 3, 37.5 बराबर 25x। तो x बराबर क्या होगा 37.5/25। क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो ये 25 चौके 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज लगा देते हैं क्योंकि हमने 100 से गुणा किया है। 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 100 चौके 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 4 3 12 3 15, यानी कि 150%। 150% का मतलब क्या है कि 50% बढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। हमने x यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे सब बढ़ा घटा के लिखा गया ना, तो ये ध्यान रखना है। 110 हुआ है, चाहे तो हम सीधा 20-10 का भी करके निकाल सकते थे। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है
तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? यदि किसी संख्या का x है, इसका 40%, दूसरी संख्या यानी y के 2/3 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 2 से 2 कैंसिल, तो x/y बराबर क्या होगा? 5/3, यानी कि 5:3 हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, उसी दर पर कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी? ठीक है, 20 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, यानी कि ब्याज कितना गुना हो रहा होगा? अगर मान लेते हैं मूलधन p है, तो 4 गुनी होने का मतलब है ब्याज होता होगा 3p। ठीक है, तो ब्याज p होने में कितना समय लगेगा? 20/3। 20 साल में 3 गुना हो रहा है ब्याज, तो 1 साल में होगा 20/3 वर्ष। 20/3 वर्ष में 1 गुना बढ़ेगा, यानी कि हमें बढ़ाना कितना है? उसी दर से कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी, यानी 7p होने के लिए हमें ब्याज कितना होना होगा? 6p, और 6 के लिए क्या होगा? 20/3 गुने 6, 3 दूनी 6, यानी कि 40 वर्ष समय लगेगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो बेसिक तरीका देख लीजिए। मान लीजिए मूलधन p है, ठीक है, दर r है, और समय दिया है हमें b, t बराबर 20 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? p गुने r गुने t/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया ब्याज कितना होगा? टोटल अमाउंट 4 गुना हुआ है, मान लेते हैं हम 100 रुपये दिए और ये बढ़ के 400 हो गया, इसका मतलब ब्याज हमें कितना मिला है? 300 मिला है। तो पहले p था, बढ़ के 4p हो गया, यानी कि ब्याज हमें कितना मिला होगा? 3p मिला होगा। p इंटू r हमें निकालना है, t दिया है 20 वर्ष बटे में 100, p से p कैंसिल, 20 पचे 100, तो r बराबर हमें मिल गया 15%। अब हम क्या करेंगे? दूसरा देखते हैं। उसी दर पर दर निकल गया, कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी? 7 गुनी होने का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज कितना होगा? 6p होगा, बराबर p गुने r दिया है 15, t निकालना है इस केस में, बटे में 100, p से p कैंसिल, और ये 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5, 20 पाँचे 100, तो t बराबर 20 गुने 2, यानी कि 40 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक व्यापारी 20% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 60 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ 50% होता। तो लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए, इसको बेसिक तरीके से बनाते हैं। CP बराबर मान लेते हैं कि 100x है, तो हमारा SP क्या होगा? विक्रय मूल्य 120x हो जाएगा, 20% लाभ पे बेच रहा है। अब क्या कह रहा है कि नया जो CP है, यदि वो 10% कम में खरीदता है, यानी कि CP जो नया वाला है 100 का 10% कम कितना होगा? 90x होगा, और नया हमारा SP क्या होगा इस केस में? ये होगा 120x प्लस 60, यानी 10% कम में खरीदता और 60 रुपये अधिक में बेचता, तो लाभ कितना होता? 50% होना चाहिए था। तो लाभ 50% का मतलब क्या है कि 90x का 150 बराबर कितना होगा? 120x प्लस 60। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 45 दूनी 90, 45 3 135, x बराबर 120x बराबर 60, तो ये हो जाएगा 15x बराबर 60, यानी कि x बराबर हमें मिल गया 4। ठीक है, हमें निकालना क्या था? लागत मूल्य। लागत मूल्य 100x है, यानी कि ये हो गया 400 रुपये, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कक्षा बी में छात्रों की संख्या कक्षा ए की तुलना में 50% अधिक है। कक्षा बी में छात्र की संख्या कक्षा ए की तुलना में 50% अधिक है। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे लिख देते हैं। यदि ए 2 है तो बी कितना होगा? 3 होगा। 50% अधिक का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, यानी ए 2 है तो बी कितना होगा? 1 ज़्यादा होगा इसे, यानी कि 3 होगा। इसे हम 2x और 3x लिख लेते हैं। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। तो देखिए, मान लेते हैं ए लड़के हैं, बी लड़कियां हैं। उसी तरह बोला है कक्षा ए में लड़कियों की संख्या जो है वो कक्षा, इसमें मान लेते हैं कि यू और भी है। लड़के यू हैं और लड़कियां क्या हैं? भी हैं। तो पहला कंडीशन दिया है कि कक्षा ए में जो लड़कियों की संख्या है, कक्षा ए में लड़कियों की संख्या क्या है? ये लड़का है, एक सेकंड लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना आपको, लड़का और लड़की। उसी तरह ये लड़का और ये लड़की। अब बोला है कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, यानी कि बी बराबर है किसके? कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है, यानी कि यू के बराबर है।
तथा दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत समान है। दोनों कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत समान है, इसका मतलब ये है कि B/A+B का जो परसेंटेज है वो बराबर है V/U+V के। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इसको ऐसे ही रख देते हैं अभी। अब दूसरा कंडीशन क्या है, कक्षा A और B को मिलाकर बने कुल छात्र समूह में लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, तो A+U कक्षा A का लड़का कक्षा B का लड़का बटे में A+B+U+V इंटू 100 हमें निकालना है कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे A+B का मान किसके बराबर होगा, 2x के, और U+V का मान होगा 3x के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, लिख लेते हैं B/2x बराबर V/3x। तो B/V बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी कि B को यदि हम 2t मान लें और V को हम 3t मान लें, अगर ऐसा हम करते हैं तो ये B बराबर U है, हमें मिला था, तो ये U के बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, A+U हमें निकालना है। तो A+B बराबर हमें दिया है 2x, तो B बराबर क्या, A बराबर क्या होगा 2x माइनस B, और B का मान दिया है हमें 2t, तो 2x माइनस 2t। अब सबका मान यहाँ पे रख देते हैं। A कितना है, 2x माइनस 2t है, U कितना है 2t है, बटे में A+B और U+V। A+B कितना है 2x, U+V 3x इंटू 100। तो 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बटे में 5x इंटू 100, एक से x कैंसिल हो जाएगा, 5 20 100 20 दूनी 40% हमारा आंसर हो जाएगा A। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, दो अंकों की संख्या AB x का 60% है। अंकों को उलटकर बनाई गई दो अंकों की संख्या BA x से 60% अधिक है, तो x का मान हमें निकालना है। यहाँ AB से क्या तात्पर्य है ये समझिए। AB का मतलब है कि 10A+B और BA का मतलब है 10B+A, ये दो अंकों की संख्या होती है। तो 10A+B हमें दिया है, ये x का 60% है, यानी कि x गुने 60/100, और 10B+A दिया है x से 60% अधिक है, तो x गुने 160/100 होगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10A+B बराबर कितना होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3x/5 होगा। और इसको जब करेंगे तो 10B+A बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16 2 5 10, तो 8x/5 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम x को हटा के इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो ये x यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना होगा, 5 10A+B बटे में 3, इस x का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10B+A बराबर 8/5 इंटू 5/3 इंटू 10A+B। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3B+3A बराबर 80A + 8B। देखिए 80A से 3A घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 77A, और ये 30 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 22B। तो A/B बराबर हमें कितना मिल गया, 22/77, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 7 77, यानी कि 2/7। अब देखिए A का मान हम यदि 2 रखते हैं और B का 7, तो ये एक संख्या बनेगी 27 और ये एक संख्या बनेगी 72। ठीक है, हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है, तो इसमें हम रख देते हैं। तो 10 गुने 2 प्लस B का मान 7, x गुने 60/100 था हमारा ये मूल समीकरण जो था। तो ये 10 दूनी 20 27 गुने x गुने 3/5 था, तो 3 एकम 3, 3 9 27, तो x बराबर 9 गुने 5 यानी कि 45 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 40 छात्रों वाली एक कक्षा में छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। इस कक्षा में m नए छात्र शामिल होते हैं जिनका औसत भार n किलोग्राम है। यदि यह ज्ञात है कि m + n 50 है, तो अब कक्षा का अधिकतम संभव औसत भार कितना होगा। देखिए पुराने छात्र, पहले वाला केस को पुराना मान लेते हैं। तो पुराने छात्र की संख्या यदि n1 बराबर क्या है, 40 है, 40 छात्र,
उनका औसत भार दिया है 40 ग्राम। औसत भार को A1 एवरेज मान लेते हैं 40 kg। तो इनका कुल भार कितना हो जाएगा? पुराने वाले में कुल भार मान लेते हैं W1 है, तो ये हो जाएगा 40 गुने 40 बराबर 1600 kg। ठीक है। अब दूसरा आते हैं दूसरे केस में। इस कक्षा में M नए छात्र हैं, तो नए छात्रों की संख्या N2 मान लेते हैं। ये कितना है? M है। और जिनका औसत भार N किलोग्राम है, यानी कि A2 दिया है N किलोग्राम, N kg। और नए छात्र का जो कुल भार कितना हो जाएगा इस केस में? W2 बराबर M इंटू N kg। इस केस में 1600 था, इस केस में Mn है। अब देखिए, अब बोला है M प्लस N 50 हमें पहले से मिला हुआ है, यानी M प्लस N बराबर 50 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से N को हम निकाल लेते हैं 50 माइनस N। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा नया एवरेज बनेगा वो क्या होगा? नया एवरेज NU बराबर क्या होगा? 1600 यानी W1 प्लस W2 बटे में N1 प्लस N2। ठीक है। अब देखिए, 1600 प्लस M इंटू 50 माइनस M रखेंगे बटे में 40 प्लस M हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1600 प्लस 50M माइनस M स्क्वायर बटे में होगा 40 प्लस M। अब देखिए, हमें क्या पूछा है प्रश्न में कि अधिकतम संभव भार कितना होगा, मैक्सिमाइज करना है हमको। अगर आप में से कुछ लोगों ने यदि कैलकुलस पढ़ा होगा तो वही लोग इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सीधा आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा वो होगा, ये एक्चुअल में एक फंक्शन बन गया है FM का, जो कि माइनस M स्क्वायर प्लस 50M प्लस 1600 बटे में 40 प्लस M है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद F डैश M को हम 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद हमें M का मान जो मिलेगा वो लगभग मिलेगा 4.72। इसे हम लगभग 5 मान लेंगे। अब इस 5 का मान हम रख के जब वैल्यू निकालेंगे तो जब हमारा औसत आएगा वो आएगा 4.52 के आसपास, 4052 के आसपास, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा D। यदि एग्जैक्टली आप मान रखेंगे तो आपको सीधा यही मिल जाएगा। नेक्स्ट है 95। कक्षा A में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 दिया है। कक्षा A है, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात दिया है 2:3। और यहाँ पे कक्षा B है, इसमें भी बॉयज़ एंड गर्ल्स है, ये दिया है 5:3। अब देखिए, हमें क्या करना है, कक्षा A में छात्रों की संख्या कक्षा B में छात्रों की संख्या से कम दुगनी है। ठीक है। यानी कि NA यदि संख्या A है तो ये बड़ा और बराबर होगा NB के, 2 NB के। मिनिमम बोला है, न्यूनतम कम से कम दोगुनी है। कम से कम दोगुनी है मतलब बड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हम इस केस में अभी 2 NB के बराबर है। अब देखिए, निकालना क्या है, कक्षाओं को मिलाकर लड़कों का न्यूनतम प्रतिशत, लड़कों का निकालना है न्यूनतम प्रतिशत। तो A वाले केस में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? 2/5 गुने 100 होगा। लड़कियों की संख्या 2 है, टोटल कितना है 5, तो 2/5 गुने 100 यानी कि 40% है। और इस केस में कितना होगा? 5/8 गुने 100, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 25 चौके से 25 5 125, 125 का 2, 25 5 125/2 62.5 होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत हुआ है, ये जो लड़की और लड़के का अनुपात दिया है, इस केस में ये लड़का और लड़की है, और ये कमबख्त ये दे दिया है लड़की और लड़का। तो हम इसको पलट देंगे तो ये 3:5 होगा, ना कि 5:3। अब इस केस में निकालते हैं 3/8 गुने, तो ये होगा 25 3 75/2, यानी ये बराबर होगा 37.5% के। अब देखिए, मान लेते हैं कि इनकी संख्या है NA बराबर 2N और इसकी संख्या है NB बराबर N। तो वेटेड एवरेज जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परसेंटेज वेटेड एवरेज बराबर NA यानी कि 2N गुने 40 प्लस NB यानी N गुने PB कितना है? 37.5 बटे में 2N प्लस N। N कॉमन लेंगे तो ये सब कट जाएगा, तो 40 दूनी 80, 37.5 बटे में 3 होगा, 5
7, 8 3 11 117.5 बटे में 3, इसको भाग करेंगे तो 391666 होते जाएगा, यानी कि 39.17% हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, उस सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए जिसे 5 से भाग देने पर 4 शेष बचे, 6 से भाग देने पर 5 शेष बचे, 7 से भाग देने पर 6 शेष बचे, 8 से भाग देने पर 7 शेष बचे और 9 से भाग देने पर 8 शेष बचे। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 6 से 5 घटाएंगे तो 1, 7 से 6 घटाएंगे 1, 8 से 7 घटाएंगे 1, 9 से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी हर केस में शेषफल हमारा 1 बच रहा है, अंतर जो है 1 बच रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं किसका, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का -1 कर देते हैं, क्योंकि 1 सब में माइनस करने पे हमें आ रहा था, यही एक मेथड है। इस 5, 6, 7, 8 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए 5 का तो 5 ही रह जाएगा, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, 7 का 7 ही रहेगा, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 गुने 7 गुने 8 गुने 9, ठीक है। यहाँ से 72 गुने हो जाएगा 35, तो ये निकलेगा हमारा लगभग 2520, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25, 19 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है कि जब भी भाजक और शेषफल का अंतर समान होता है तो सबसे छोटी संख्या निकालते हैं और उसमें से हम जो अंतर है वो घटा देते हैं। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता के पास संतरे, सेब और अमरूद के 2, 5 और 8 के अनुपात में है। सेबों की संख्या संतरों की संख्या से जितनी अधिक है वह संख्या 6 और 8 दोनों का गुणज है, तो विक्रेता की दुकान में फलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी डिटेल में बनाते हैं। मान लेते हैं ऑरेंज जो है उनकी संख्या है 2x, यहाँ पे दिया है। फिर एप्पल सेब जो है उनकी संख्या है 5x और जो अमरूद है गुआभा उनकी संख्या है 8x, ठीक है। प्रश्न के अनुसार सेबों की जो संख्या है वो संतरों की संख्या से जितनी अधिक है वह संख्या 6 और 8 दोनों का गुणज है, तो कितनी अधिक है, तो 5x - 2x घटाएंगे तो ये कितना होगा 3x। चूँकि यह अंतर 6 और 8 दोनों का गुणज है, इसका मतलब है कि 6 और यदि 8 का हम एलसीएम निकाल लें तो 6 का होता है 2 गुने 3 और 8 का होता है 2 का क्यूब, इनका एलसीएम कितना होगा 24 होगा। तो जो 3x है, 3x का मान 24 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 3x किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा, या तो 48 के बराबर होगा या तो 72 के बराबर होगा, तभी तो 6 और 8 का गुणज होगा ये 3x, इनका अंतर जो बोला था। यानी x का न्यूनतम मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चूँकि हमें फलों की न्यूनतम संख्या चाहिए, ये बोला है न्यूनतम संख्या चाहिए, इसलिए हम 3x को 24 के सबसे छोटे गुणज के बराबर रखेंगे। जो 3x है वो सबसे छोटा गुणज क्या है, 24 है, तो इसके बराबर रखेंगे, यानी 3x बराबर क्या होगा 24, तो x बराबर क्या होगा 8। अब देखिए फलों की कुल न्यूनतम संख्या की गणना करना है हमें, तो दुकान में कुल फलों की संख्या किसके बराबर होगी, संतरे, सेब और अमरूद के योगफल के बराबर होगी, जो कि 5, 2, 10, 8, 18x के बराबर होगा। x का मान हमें 8 मिला है, तो 18 गुने 8 कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 5, 15 होगा ना, 15 गुने 8 यानी कि 120, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 2:3, 10 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, यानी कि तो प्रारंभिक मिश्रण की गणना करें। देखिए हम मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी कि दूध जो है वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 3:2 है, 2:3 लिख दिया मैंने, 3:2 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है 2, पानी मिला कितना है 2 यूनिट मिलाया गया है, और ये प्रश्न में कह रहा है कि ये 10 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर होगा, तो 3, 2, 5 गुने 5 ये 25 लीटर के बराबर होगा, यानी प्रारंभिक मिश्रण कितना होगा 25 लीटर। नेक्स्ट है, 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। सेम इस तरीके का क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो में, मतलब पिछले वाले स्लाइड्स में। तो P गुने R/100 का स्क्वायर, D दिया है 100, P हमें निकालना है, R दिया है 10/100,
100 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, तो P बराबर कितना होगा 100 गुने 100 यानी कि 10,000 रुपये मूलधन होगा, ऑप्शन सी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 वस्तुएं 9 रुपये में खरीदता है और 9 वस्तुएं 10 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, इस तरीके के जो प्रश्न हैं उनको हल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या को क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो जो हम क्रय कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 10 वस्तुएं बराबर 9 रुपये में है, और जो विक्रय कर रहे हैं, विक्रय वो है 9 वस्तुएं 10 रुपये में। ठीक है, तो वस्तुओं की संख्या को क्या करना है, समान करना है। तो हम 10 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। तो हम वस्तुओं को 90 वस्तुओं का क्रय और विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। तो हमारा जो होगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 से नहीं, वस्तुओं को हमें 90 करना है ना, तो ये 10 वस्तु है तो इसमें 9 से गुणा करना होगा, और ये 9 वस्तु है तो इसमें 10 से गुणा करना होगा। यानी कि क्रय मूल्य अब हमारा कितना हो गया, 81 रुपये हो गया यहाँ से, और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। हमें निकालना क्या था, हमें लाभ निकालना था। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हो जाएगा 19/81 गुने 100। तो हम इसे जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 23.37/81। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।